थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की, रिवीजन क्लास की। हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले संडे रिवीजन की। हम बात कर लेते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर दिला सकते हैं, यानी कि पक्का 1 नंबर दिलाने का यहाँ से कोशिश करेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। कि वहाँ से शामिल करते हैं। बात करते हैं पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में जो है प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे दिया गया है। तो सारे पीडीएफ जो है 2 वीक का, यानी कि 2 वीक का जितने भी हम मोटिवेशन लाइन के साथ जैसे हम वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं पीडीएफ को, ठीक उसी प्रकार जो है आपको जो है टेलीग्राम में जो है पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया गया। ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ से डाउनलोड करें और उसका रिवीजन भी करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह कंटेंट कैसा लगा। पीडीएफ अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसी तरह हम भी आगे और प्रयास जारी रहेगा। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो सत्य की नाव डगमगाती अवश्य है, सत्य की नाव की हम बात करते हैं, डगमगाती अवश्य है पर डूबती नहीं है। बिल्कुल सही है, कुछ देर के लिए जो है डगमगा जाती है, लेकिन ऐसा एहसास दिला जाती है कि अब आगे नहीं होने वाला है, लेकिन उससे भी आगे चल जाते हैं। तो ये सत्य की नाव जो है कभी नहीं डूबती है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी न कभी किनारे जरूर रखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों हम बात करेंगे पेपर के न्यूज हमने आज कलेक्ट किए हुए हैं। तो पेपर में दिया गया था ADR, यानी कि ADR वो हम बात करते हैं NEW की रिपोर्ट के अनुसार से हम बात करें तो राज्यसभा के मौजूद सदस्यों में हम बात करें तो कुल 12% जो है अरबपति है। 12% जो है सदस्य जो है राज्यसभा की, कुल बात करते हैं राज्यसभा के मौजूद सदस्यों में से 12% जो है अरबपति है। यहाँ पे देख सकते हैं, उसका हम मेंशन करेंगे किन किन राज्यों में और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा और किस पार्टी के जो है सबसे ज़्यादा जो है सदस्य जो है राज्यसभा के वो अरबपति है। तो हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के 12% मौजूदा सदस्य अरबपति है। मौजूदा सदस्य के 12% अरबपति है। ऐसे सांसदों का प्रतिशत आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में सबसे अधिक है, यानी कि ऐसे सांसदों का जो प्रतिशत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी कि ADR का फुल फॉर्म की हम बात करें तो क्या हो जाता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और NEW की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं NEW की, तो इसका हो जाता है नेशनल इलेक्शन वॉच। इसका फुल फॉर्म होता है। हम बात करते हैं इसके द्वारा राज्यसभा के 233 सदस्य में से 225 की हम बात करें तो आपराधिक वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों का विश्लेषण करने के बाद यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं। राज्यसभा की हम बात करें तो 233 सदस्यों में से बात करते हैं 225 के आपराधिक व वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरण का विश्लेषण करने के बाद यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक अरबपति सांसद की बात करें तो आंध्र प्रदेश से है। तो सबसे अधिक अरबपति की बात करें तो आंध्र प्रदेश से है राज्यसभा के। अब ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कुल सीटों की बात करें तो कुल बात करें तो 11 है राज्यसभा के। तो ये भी याद रखें, ये एग्जाम के पॉइंट बन जाते हैं। सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट की हम बात करें तो ये एग्जाम के पॉइंट होते हैं, ये भी याद रखने, पूछे जाते हैं। और मुख्यमंत्री में पूछे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे अमीर है। CM की बात करें जगन मोहन रेड्डी। सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात करते हैं ममता बनर्जी है। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में कुल 11 सीटें हैं जिसमें कि 5 अरबपति है। 11 में से 5 अरबपति है, यानी कि 5 अगर अरबपति है तो 6 बच गई है। तो 6 तो अरबपति नहीं है। तेलंगाना में हम बात करते हैं 7 है, तो कुल 7 है। 7 में से क्या है, 3 अरबपति है,
4 अरबपति नहीं है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में अरबपति है, ये आप याद रखना है। महाराष्ट्र में क्या है तो 19 राज्यसभा सीट है। 19 में से कितना अरबपति, 19 में से 3 जो है अरबपति है और कितना बचा 16 अरबपति नहीं है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में बात करें तो कितना है, तो दिल्ली में बात करते तो 3 जो है राज्यसभा सीट है 3, इसमें से हम बात कर लेते हैं तो एक ही अरबपति है, एक, बाकी 2 जो है नहीं है, 2 नहीं है तो 1 अरबपति है। पंजाब में बात करें तो 7 राज्यसभा सीट है, ये आपको याद रखना है। 7 में से कितना है 2 अरबपति है। वहीं बात करते हैं हरियाणा में जो है 5 राज्यसभा सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा में 5 है जिसमें कि 1 अरबपति है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में 11 है जिसमें कि मध्य प्रदेश में बात करते हैं 2 अरबपति है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम 233 सदस्यों में से 225 का किया गया विश्लेषण, यानी कि राज्यसभा के 233 यानी कि कुल जो है 250 राज्यसभा के सीट होते हैं, जिसमें कि हम बात कर लेते हैं तो उसमें कि अधिकतम जो राज्यसभा की सीट 50 निर्धारित किए गए हैं। अब वहीं बात करते हैं 233 सदस्यों में से 225 का किया गया है विश्लेषण। 233 में से 225 का विश्लेषण किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं एक सीट अभी भी मौजूदा राज्यसभा सीट खाली है, एक खाली है, ये आपको याद रखना है अभी वर्तमान समय में। अब बात करते तेलंगाना में, तेलंगाना से सांसदों की संपत्ति सबसे अधिक है। तेलंगाना में हम बात करते सांसदों की संपत्ति की बात करें सबसे अधिक है। तेलंगाना में बात करते 5,596 जो है यानी कि संपत्ति है। कुल संपत्ति की बात करें तो ये अरबपति है ये सारे सांसद। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में 3,823 है, उत्तर प्रदेश में 1,941 है, ये आपको याद रखना है। अब वही बात कर लेते हैं भाजपा में है सर्वाधिक अरबपति, यानी कि बीजेपी पार्टी में हम बात करें तो बीजेपी पार्टी की बात करें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा अरबपति है। अब बात करते हैं भाजपा की, हम बात करें तो 85 सांसदों में 85 सांसद है भाजपा के, उसमें से जो है 23 जो है अरबपति है, यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं कांग्रेस की, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस में जो है 30 है, क्या है 30 है, 30 है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 में से 12 अरबपति है कांग्रेस में। और तृणमूल कांग्रेस की हम बात करते हैं 13 है, तृणमूल कांग्रेस के 13 कुल सांसद है जिसमें कि 4 अरबपति है, 4 ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं राजद में, हम बात करें तो राजद में तो बात करते हैं 6 है, 6 सांसद हैं जिसमें कि 5 अरबपति है। सबसे ज़्यादा हम बात करते तो इसी में रेशियो हिसाब से राजद का है। अब बात करते हैं माकपा के, माकपा में हम बात करते हैं 5 है, इसमें से बात करते हैं 4 अरबपति है। आप में बात करते हैं आप पार्टी में, यानी कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसमें से हम बात करते हैं 10 है, कितने हैं आप में 10 है, 10 सांसद है जिसमें कि 3 जो है अरबपति है। YSR की बात करें तो YSR में जो है इसमें जो है कितना है तो YSR में 9 सांसद हैं तो 9 में से 3 अरबपति है। और राकंपा की बात करें तो राकंपा में 3 है जिसमें कि 2 अरबपति है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तेलंगाना में सबसे अधिक तो है ही, बात करते हैं संपत्ति जो है करोड़ रुपये में, यानी कि 5,596 करोड़ जो है ये कुल संपत्ति है तेलंगाना संसद में। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है 3,823 करोड़ में, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है 75 सांसदों में से, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 75, यहाँ पे दिया गया 75 सांसदों ने अपने खिलाफ घोषित किए आपराधिक मामले, यानी कि 75 सांसद जो है जो अपने खिलाफ जो है आपराधिक मामले घोषित किए हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें कि हम बात करते हैं 41 जो है राज्यसभा सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित है। 41 जो है राज्यसभा सदस्यों यहाँ पे दिया गया है सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले जो है घोषित है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये तो हो गया आज की सांसद की ब्यौरा की बात करते देख सकते हैं कितना जो है सांसद में विधायक राज्यसभा से लोकसभा तक की बात करें तो ये रिपोर्ट आ गया है कौन कितना अरबपति है और किस पार्टी के हैं और किस राज्य में है, ये आपको पता ही चल गया। मुख्यमंत्री भी पता चल गया, सांसद भी पता चल गया, राज्यसभा लोकसभा ये सब आपको पता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है 2023 की दृष्टि से। 2023 में आपको पूछे जा सकते हैं सबसे अधिक सीएम अरबपति सीएम कौन है तो जगन मोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के, सबसे गरीब ममता बनर्जी है। अब बात करते हैं सबसे अधिक राज्यसभा सांसद की बात करें तो कहाँ के है तो आंध्र प्रदेश की जो है AP का जो है सबसे अधिक अरबपति विधायक सांसद है, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास की, हम पे बात करें तो ISSF वर्ल्ड चैंपियन 2023 बाकू में मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, किसने जीता है, यानी कि
SSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 बाकू में मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है किसने? ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने जीता है। ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने जीता है, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की बात करें कि बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं मेटी के लिए यानी कि बेबी बनाना, जिसको बेबी बनाना भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसको। अब बात करते हैं को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ की है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु की है, ये आपको याद रखने हैं। तो जीआई टैग के बारे में आपको पता ही है, जीआई टैग अधिनियम जो आया था, जीआई टैग जो 1999 में आया था, ये आपको याद रखने हैं। 1999 में ये 10 वर्षों के लिए यानी 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जो भौगोलिक पर्यावरण के अनुकूल जो है उसे दिया जाता है। पहली बार 2003-4 में मिला था, किसे? दार्जिलिंग के चाय को मिला था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तपेदिक को 2030 तक समाप्त करने के लिए गांधीनगर घोषणा को अपनाया है। तो गांधीनगर घोषणा को अपनाया है, कौन अपनाया है? WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्यों ने अपनाया है। 2030 तक जो है ये जो है क्या किसको समाप्त कर देंगे? तपेदिक को, ये आपको याद रखना है। अब बात करें राजस्थान 25 वर्षों के लिए 300 मेगावाट सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ किया है राजस्थान ने? तो बात कर लेते हैं, किया है राज्य के स्वामित्व वाली NLC इंडिया लिमिटेड के साथ किया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें राज्यसभा के 12% मौजूदा सांसद जो है अरबपति है, ये आपको याद रखना है। यह रिपोर्ट जो जारी किया है किसने? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार सबसे अधिक जो है अरबपति विधायक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये आपको याद रखने हैं। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ADR का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे दिया गया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, आपको याद रखना है। इसके अनुसार से सबसे अधिक राज्यसभा सांसद जो है अरबपति है आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। अब बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की ने अपनाया नया एंथस रिलीज किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, हम बात करें, नया एंथस रिलीज किया है। संकल्प सेवा का प्रण, सुरक्षा का जज्बा, समर्पण का हौसला, बलिदान का, ये आपको याद रखना है। संकल्प सेवा का प्रण, सुरक्षा का जज्बा, समर्पण का हौसला, बलिदान का, ये सारे ये नए जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एंथस रिलीज किया गया, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण रतन टाटा को सम्मानित किया गया, जो उद्योग क्षेत्र में दिया गया है। अब बात करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDT पहल का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया, ये आपको याद रखना है, गांधीनगर से किया गया है। मुझे किसी के बदल जाने से कोई गम नहीं, बस कोई था जिस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था। बिल्कुल सही है। तो जिस पर भरोसा करो वही धोखा दे दिए जाते हैं, वही धोखा देकर चले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हम बात करते हैं, फटाफट फुहारा मार देते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम जो है संडे को स्टार्ट है। अब जो है आने वाले एग्ज़ाम की कौन से BPSC की बात करें तो ये BPSC टीचर की हम बात करें, BPSC 69, तो BPSC की बात करते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर हिस्ट्री के, उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं गुजरात में आयोजित किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं गोवा में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हो मध्य प्रदेश में हुआ है। पहला की बात करते हो दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। 3rd खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम की बात करें, 3रा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ है, पहला भुवनेश्वर में हुआ, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 3रा खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो 3रा खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर में हुआ है, पहला भी जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में हुआ था, ये आपको याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो हुआ है जम्मू कश्मीर में ही हुआ, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुआ है 22वें क्रम का, ये आपको याद रखना है। 22वें क्रम का हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। 33वां ओलंपिक खेल की बात करें 2024 में होगा, कहाँ? फ्रांस पेरिस में होगा। 22वां फीफा बात करें तो 2022 की कतर में हुआ, 22वां फीफा 2022 कतर में दोहा में हुआ है। और बात करते हैं
32वां ओलंपिक खेल की बात करें तो यह टोक्यो में हुआ है, जापान में, आपको याद रखना है। 44वां शतरंज ओलंपियाड की बात करें तो चेन्नई भारत में हुआ, ये आपको याद रखना है, चेन्नई भारत में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजी के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज की लॉर्ड के बारे में। तो लॉर्ड की हम बात करते हैं एग्जाम की में पूछे जाते हैं सारे के सवाल। तो लॉर्ड की बात करें केनिंग की, तो इसका कार्यकाल 1856 से 62 तक था। कब 1856 से 62 तक था लॉर्ड केनिंग का कार्यकाल, ये आपको याद रखने हैं। लॉर्ड केनिंग के समय में जो 1857 की क्रांति हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति लॉर्ड केनिंग के समय में रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत की सरकार का अधिनियम 1858 की घोषणा किया गया था इसके कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया था केनिंग के समय में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लाया गया था केनिंग के समय में। भारतीय दंड संहिता 1858 जो आया था, ये लॉर्ड केनिंग के समय में लाया गया था। अब बात कर लेते हैं जॉन लॉरेंस की हम बात कर लेते हैं। तो इसका कार्यकाल जो है 1864 से लेकर 64 से था 69 तक, 64 से लेकर 69 तक था। इसके समय में भूटान युद्ध हुआ था 1865 में। इसी के समय में कलकत्ता मुंबई में उच्च न्यायालय जो है 1865 में कलकत्ता मुंबई और मद्रास में हुआ था उच्च न्यायालय की स्थापना 1865 में, ये आपको याद रखना है। अकाल आयोग का गठन भी किया गया था किसके समय, जॉन लॉरेंस के समय में। अब बात करते हैं मेयो की। अगर मेयो की हम बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, तो मेयो की हम बात करते हैं इसका जो है 1869 से लेकर 72 तक कार्यकाल था। 1869 से 72 तक भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना उसके समय में किया गया था। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना किया गया था। 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुआ था, ये भी आपको याद रखने हैं। बात करें लॉर्ड लिटन का, हम बात करते हैं लिटन का कार्यकाल की बात करें तो लिटन में हम बात करते हैं 1876 से लेकर 1880 तक इसका कार्यकाल था। 76 से 1880 तक। इसके समय में रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 आया था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लिटन के समय में। सशस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक हुआ था, ये हुआ था। 1878 में पहली बार अकाल आयोग नियुक्त किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रिपन की। अगर रिपन की हम बात कर लेते हैं तो इसका कार्यकाल 1880 से था 84 तक। 1880 से 84 तक रिपन था, लॉर्ड रिपन। इसके समय में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था 1881 से शुरुआत हुआ था नियमित जनगणना का रिपन के समय में। 1882 में स्थानीय स्वशासन का जो है जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और हंटर आयोग की स्थापना जो हुआ था इसी के समय में हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद भी रिपन के से कार्यकाल में हुआ था। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, ये आपको याद रखना है। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की कार्यकाल की बात 1884 से लेकर 88 तक था, ये आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन का। इसी के समय में पहली बार बर्मा युद्ध हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी डफरिन के समय में किया गया था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड लैंसडाउन की। लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें 1888 से लेकर 1800 यानी कि 94 तक जो इसका कार्यकाल था, ये आपको याद रखना है। इसके समय में ड्यूरैंड लाइन जो है भारत अफगानिस्तान में के बीच में खींचे गए थे। वर्तमान में अब जो है पहले भारत पाकिस्तान के बीच खींचा गया था, अब जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा ड्यूरैंड लाइन के निर्धारण किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में बात करते हैं इसका कार्यकाल जो 1899 से लेकर जो है 1905 तक था, ये आपको याद रखने हैं। तो इसके समय में पहली बार बात करें सिंचाई आयोग की स्थापना किया गया था। पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में। विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। और कोलकाता में जो है विक्टोरिया हॉल का निर्माण किया गया था इस कर्जन के समय में। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना 1904 में किया गया था। और बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था कर्जन के समय में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था इसके समय में। कर्जन के समय में बात करते हैं वीवीआई क्वेश्चन है, इसके संबंधित जो है एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, लॉर्ड रिवीजन करा देते हैं और कभी इसी तरह जो है लूसेंट का निपटारा जो है धीरे धीरे हम पूरा का पूरा करा देंगे, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की। बात करें तो 1905 से लेकर जो है 1910 तक जो है लॉर्ड मिंटो की कार्यकाल था। इसके समय में हम बात करते हैं एंटी विभाजन व स्वदेशी आंदोलन का उद्भव हुआ था। सूरत सत्र और कांग्रेस
विभाजन जो 1907 में पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो सुधार आया था इसी के समय में 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1906 में ढाका में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था ढाका में 1906 में। बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की, बात करते हैं 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। इसी समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था इसी के समय में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से लेकर जो है 21 तक इसका कार्यकाल था। गांधी जी की वापसी हुआ था इसी के समय में, चेम्सफोर्ड के समय में। होम रूल लीग स्थापना हुआ था इसी के समय में। लखनऊ सत्र और 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था, यानी कि कांग्रेस का जो है पुनर्मिलन फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो गया था। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ये भी आपको रौलट एक्ट जो पारित हुआ था इसी समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में इसी के समय में हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में इसी के समय में हुआ था। ये आपको याद रखने हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं वीवीआई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉर्ड कर्जन भी। लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं 1921 से लेकर 26 तक इसका कार्यकाल था। चोरी चोरा नामक घटना जो है लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुआ था। 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन भी किया था रीडिंग के समय में ही। अब बात कर लेते हैं भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यानी कि RSS की हम बात करें तो RSS की स्थापना जो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था 1925 में। ये आपको याद रखना है। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन जो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था 1922 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। भारत में भी हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था, एक साथ हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करें लॉर्ड इरविन की। अगर लॉर्ड इरविन की बात करें तो 1926 से लेकर 1926 से 31 तक जो है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय में। हरकोटर बटलर भारतीय राज्य आयोग की स्थापना हुई 1927 में। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा जो है अस्वीकृत किया गया था ये आपको याद रखना है। लाहौर सत्र 1929 में 6 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का शुभारंभ इरविन के समय में हुआ था। पहली गोलमेज सम्मेलन इसी के समय में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है इसी के समय में हुआ था इरविन के समय में ही। बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की तो 1931 से लेकर 36 तक इसका कार्यकाल था लॉर्ड वेलिंगटन की। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट 1932 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। लॉर्ड नीतियों की बात करें तो 1936 से लेकर 43 तक इसका कार्यकाल था। 1936 से लेकर 43 तक, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया था इसी के समय में। दूसरे विश्व युद्ध का शुभारंभ हुआ था 1939 में इसी के समय में। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया था 1939 में। किया था इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने। अगस्त प्रस्ताव को हम बात करते हैं कांग्रेस द्वारा अपनी स्वीकृति मिला था। और क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था इसी के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था लॉर्ड नीतियों के समय में। बात करते हैं लॉर्ड बेवेल की बात करें तो 1944 से लेकर 47 तक इसका कार्यकाल था। 47 तक, ये आपको याद रखना है, 1944 से 47 तक। इसी के समय में बात करते हैं C राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला अपनाया गया था। बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था लॉर्ड बेवेल के समय में। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में गठित हुआ था। अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस जो है लॉर्ड बेवेल के समय में हुआ था। यहाँ से बात करते हैं लॉर्ड के संबंधित क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में बात करते हैं जो छूटा हुआ लॉर्ड है उसको भी हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। जो भी टॉपिक है वहाँ से हम क्वेश्चन उठाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महारत्न कंपनी की बात करें तो 13 है वर्तमान में। महारत्न 13 है और नवरत्न भी 13 है। ब्लू फ्लैग बीच की संख्या वर्तमान में भारत में 12 है। यूनेस्को अमूर्त धरोहर की बात करते 14 है। 14वां यूनेस्को अमूर्त धरोहर की बात करें दुर्गा पूजा है जो बंगाल की है, ये आपको याद रखना है, ये शामिल है 14वां क्रम की। यूनेस्को विश्व धरोहर में बात करते 40 है, ये आपको याद रखना है। भारत में कुल रामसर साइट
75 है। यूनेस्को में शामिल भारतीय शहर अहमदाबाद और जयपुर है। अहमदाबाद 2017 में हुआ था और जयपुर 19 में शामिल हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। नवरत्न कंपनी की संख्या की बात करें वर्तमान में 13 है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आयोजक देश की बात करें, यानी कि अध्यक्ष की। G7 के 49वें क्रम की अध्यक्षता की बात करें तो जापान ने किया था। 49वें क्रम की अध्यक्षता जापान के द्वारा किया गया 2023 में। और G20 की बात कर लेते हैं। G20 की हम बात करते हैं 18वें क्रम का। G20 18वें क्रम की बैठक बात करें 2023 में भारत के द्वारा किया जा रहा है। SCO की बात करें तो 23वें क्रम के SCO 2023 में भारत के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन की बात करें साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ, ये आपको याद रखना है। आसियान के 42वें क्रम का आयोजन जो है इंडोनेशिया के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अध्यक्षता किया जा रहा है इंडोनेशिया के द्वारा। बात करते हैं COP 27 की बात करें तो COP 27 की बात करें मिस्र में आयोजित किया गया है। और COP 28 की बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा इसका आयोजन, ये आपको याद रखने हैं। और इसकी अध्यक्षता संयुक्त राज्य अरब अमीरात के द्वारा किया जाएगा COP 28 की। अब बात करते हैं COP 15 की बात करें तो COP 15 का आयोजन जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है, ये आपको याद रखने हैं। COP 15 की अध्यक्षता मॉन्ट्रियल कनाडा के द्वारा किया गया है। और क्वाड की बात करें तो अध्यक्षता 2023 की बात करें तो जापान के द्वारा किया गया। जितने भी जो था 2023 का जो है ये संगठन था, ये आपको याद रखने हैं। टाइम ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नंबरिंग भी आपको याद रखने हैं। और बात कर लेते हैं कौन सा देश कर रहा है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज की सवाल की। तो आज का सवाल है, आपको कमेंट करके बताने हैं, पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको सही आंसर का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। इस क्लास का PDF जो है ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में डाल दिया गया है, वो प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ से जाके आप नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम जो है ना, इसके अलावा और कई सारी ई-बुक्स फॉर्मेट में PDF प्रोवाइड कराया गया है, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करें। और बाद में जो कमेंट करके जो बताए, तो तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।